बैंकिंग इंडेक्स, जिसके लिए आपने शुरुआती प्रतिक्रिया में ही अपने जोर दिया कि भाई बाजार के पलटने का एक बड़ा संकेत आपको वहां से भी लेना है। तो निफ्टी बैंक किन किन स्तरों का ध्यान रखेंगे नए छोटे हफ्ते में? 3 दिन ही मिलेंगे। सेम रखते हैं। निफ्टी बैंक में एक्चुअली निफ्टी बैंक में निफ्टी वाला डेटा है नहीं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के चांस बन सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के चांस बनने के लिए ही मुझे 52,200 टू 300 रेंज, इसके ऊपर का क्लोज चाहिए। उसके पहले शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। कितने के ऊपर बंद होना पर शॉर्ट कवरिंग आएगी? 54,300 टू बी प्रिसाइज। ओके, 54,300 के ऊपर जाने पर शॉर्ट कवरिंग निकलेगी ऑन क्लोजिंग बेसिस, या ओके। तो मतलब यहाँ आप कह रहे हैं कि निफ्टी बैंक के लिए जो है वो मतलब जो बार है वो ज़्यादा हायर है, ज़्यादा ऊंचे स्तर को पार करना पड़ेगा, तब जाकर के बाधा दौर पार होगी। बिकॉज पूरी बिजली जो गिरेगी या गिर सकती है वो तो बीएफएसआई पे गिरेगी, बिकॉज इकोनॉमिकल टर्ब्यूलेंस है। एक्सचेंज रेट हाथ से छूट रहा है, यील्ड छूट रहे हैं, इन्फ्लेशन का खतरा है, तो बाकी एफआई सेलिंग से बाहर जा रहा है डॉलर, तो बैंकिंग पे थोड़ा क्रेडिट का असर तो पड़ सकता है। और अगर डैमेज हुआ इकोनॉमी में, जो कि हो रहा है, खासकर जो भी हमारे गैस और ऑयल पे डिपेंडेंट है उसमें हो रहा है, इससे पहले कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में घुस जाए, अगर रुक जाते हैं तो बैंक्स में डैमेज यहाँ पे रुक जाएगा, लेकिन सेकेंड ऑर्डर में घुस जाएगा तो मुश्किल। जी। आप ये समझे राजीव जी कि सभी का ये असेसमेंट होगा और मेरा भी होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन और, इसके बाद हम चोक हो जाएंगे, मुश्किल है फिर संभाल पाना। जी, लेकिन हम पहले चौक होंगे या पहले ट्रम्प साहब चौक होंगे? देखिए, उधर में क्या है ना राजीव जी, उधर पूरा का पूरा ईगो का मामला चला गया है। एक चीज तो क्लियर है कि ट्रम्प भागना चाह रहे हैं, लेकिन मुंह छुपा के नहीं भाग सकते हैं। ये बहुत क्लियर है कि ट्रम्प भागना चाह रहे हैं, और ये बहुत क्लियर है कि नेतान्याहू लड़ने चाह रहे हैं। तो एक तो यहाँ पे हो गया विरोधाभास जो आपको होना था। दूसरी चीज क्या है कि इसका रूट कॉज क्या मैं समझ पा रहा हूँ। रूट कॉज ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ओपन होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल चाहिए फाइनली, गल्फ में टोटल कंट्रोल चाहिए यूएस को, जो कि चाइना के इन्वेस्टमेंट को रोक सके। बिकॉज एक वही आर्म ट्विस्टिंग के लिए बचा हुआ है जो यूएस यूज कर सकता है अगेंस्ट चाइना। तो यहाँ पे जिस तरह से माइंस बिछे हुए हैं हॉर्मज में ईरान के तरफ से, या जिस तरह से पनडुब्बी लगी हुई है, यूएस ने तो अपने बैटल शिप्स को और पीछे खींच लिया है। इसका मतलब क्लियर है कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए वो रो रहे हैं कि बाकी लोग साथ में आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि और कंट्रीज जब तक साथ में नहीं आएंगे, एट सम पॉइंट टाइम उनको आना पड़ेगा, बिकॉज उनका भी इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब 2-4 दिन बोले या 10 दिन बोले, बिकॉज 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद सभी चोक होने लगेंगे, खासकर मिडिल ईस्ट में जिसका बिजनेस है तेल बेचने का उसका, और एशियन जो सबसे ज़्यादा कंज्यूमर है उसका। यूएस का कुछ नहीं बिगड़ेगा ज़्यादा, वो थोड़ा बहुत जो नुकसान होगा वो भर लेंगे, बिकॉज नेट उनके पास तेल उनके कंजम्पशन से ज़्यादा है। चाइना का कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा, बिकॉज उनका जो स्टोरेज है वो उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर भी आई थिंक मिलियन बैरल ज़्यादा ही होल्ड किया हुआ है। चाइना का भी कुछ नहीं जाएगा। जापान का जैसा मैं सुन रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास 6-6 महीने का भी रिजर्व है, कुछ लोग कहते हैं 10 महीने का रिजर्व है, तो कितना है पता नहीं है, बट उनके पास वो कैपेबिलिटी है। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड इकोनॉमिकली साउंड नेशन, वो रख सकते हैं। तो है प्रॉब्लम सबको, लेकिन वल्नरेबल हमारे जैसे लोग, या मिडिल ईस्ट में जो जो एक्सपोर्टर हैं, जिनकी अर्निंग ही 50-60-70-80-90% ऑयल से होती है, ये लोग टूटेंगे। हो सकता है थोड़ा यूरोप टूटेगा। तो ये लोग जब तक नहीं आएंगे, ट्रम्प के बस की बात लगती तो नहीं है हॉर्मज ओपन हो पाना। और अगर हॉर्मज ओपन हो गया, किसी को नहीं पड़ी है ईरान यूएस वॉर की या ईरान इजराइल वाली, किसी को नहीं पड़ी है। इम्पॉर्टेंट है हॉर्मज ओपन होना, इसके अलावा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तेल की कोई कमी नहीं है,
ऐसा फ्लो आएगा कि सीधा आपका 70, 75, 80 डॉलर के रेंज का ऑयल ब्रेंट क्रूड पहुंच जाएगा। ऐसा फ्लो आएगा, सिर्फ हॉर्मज ओपन हो जाए, जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, बिकॉज आज तक इतिहास में तो बंद नहीं हुआ था किसी भी तरीके से।